हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार यादव एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भारत में डचों का आगमन पढ़ा था, आज हम इसके आगे भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। देखिए, चलिए चर्चाएं करते हैं। आपको बता दूं, अभी भारत में पुर्तगाल और डच हैं जो कि भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपने अपने व्यापार को कायम किए हुए हैं। आपको बता दूं, जब ये खबर धीरे धीरे ब्रिटेन या इंग्लैंड में जाती है तो वहाँ के जो महारानी हैं और जो वहाँ के शासक वर्ग हैं और जो वहाँ के व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, वो भी भारत आना चाहते हैं। ठीक है ना। लेकिन चूंकि अभी हिंद महासागर में पुर्तगाल का कब्जा है और पुर्तगाल किसी भी हालत में अपने कब्जे को छोड़ना नहीं चाहता है, तो अब जब ये बात चलती है कि भाई हमें भारत आना है, भारत में व्यापार करना है, तो आपको बता दूं उस समय भारत में हमारे यहाँ जो शासन था वो था मुग़लों का, और उस समय जो हमारे यहाँ शासक थे वो थे हमारे अकबर। ओके, आपको बता दूं सबसे पहले जो ब्रिटिश भारत में आया तो वो था, आपको बता दूं 1599 में जॉन मिल्डन हॉल। आपको सबसे खास बात एक बता दूं, ये जो व्यक्ति आया था ये आया था आपका स्थल मार्ग से। आपको बता दूं इसने एक बहुत बड़ी चुनौती को पार किया था, क्योंकि अभी तक जो भी आ रहे हैं, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, ये सब समुद्री मार्ग से आए, लेकिन ये कहाँ से आया? आपका स्थल मार्ग से। आपको बता दूं स्थल मार्ग में किसका कब्जा है? अरबों का कब्जा है, और अरबों और यूरोपियों का अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है। फिर भी इसने विभिन्न सारी चुनौतियों को पार करते हुए भारत की ओर आया। जब ये भारत आया, भारत आने के बाद में जब ये वापस ब्रिटेन गया तो ब्रिटेन में एक हलचल मच गई। अब ब्रिटेन वासी भी भारत आने के बारे में सोचने लगे। आपको बता दूं उस समय पर ब्रिटेन पे एलिजाबेथ प्रथम का राज हुआ करता था। ठीक है ना। आपको बता दूं ये एलिजाबेथ जो प्रथम है, देखिए इसको प्रथम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके बाद में और भी एलिजाबेथ आई हैं, तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा है। ठीक है ना। तो विभिन्न एलिजाबेथ होने के कारण इनका नाम दिया गया एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने, आपको बता दूं, कुछ व्यापारियों को बुलाया और उन्हें बोला कि भाई आप जाइए भारत की ओर पे और व्यापार करिए। तो आपको बता दूं 1600 ईस्वी में ये, और अगर मैं डेट की बात कर दूं तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में या 1600 में आपको ब्रिटेन पे एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा पत्र से एक कंपनी स्थापित होती है, और ये कंपनी में आपको बता दूं 217 साझेदार हैं। इन 217 साझेदार में एलिजाबेथ भी साझेदार है, और जो कंपनी बनती है उसका नाम रहता है, आपको बता दूं, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ठीक है ना। थोड़ा लंबा नाम है लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है। तो 217 जो साझेदार हैं वो किसकी सहायता से? एलिजाबेथ फर्स्ट की सहायता से या इनकी आज्ञा से, चूँकि ये महारानी हैं क्योंकि वहाँ की, तो उनकी सहायता से ये कंपनी का निर्माण होता है। और अब आपको बता दूँ ये जो कंपनी है अब भारत की ओर आती है। ठीक है ना। आपको बता दूँ जब ये भारत में आती है तो अपना एक छोटा मोटा व्यापार शुरुआत करेगी। ठीक है। लेकिन उससे पहले कि आपको एक घटना और बता दूँ, आपको 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और 1605 में ही, चूँकि भारत में भी किसका शासन है? मुग़लों का, और मुग़लों पे भी कौन है हेड उनके शासक? अकबर। तो 1605 में आपको बता दूं अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये मृत्यु हो गई। अब आपको बता दूं जब एलिजाबेथ की मृत्यु होती है 1603 पे, तो इनके बाद में आपको बता दूं जो अगले शासक बनते वो हैं आपके कौन? जेम्स प्रथम। ठीक है। आपको बता दूं जेम्स प्रथम ने 1608 में एक व्यापारी या यात्री कैप्टन हॉकिंस, उन्हें अपने पास में बुलाया और उन्हें अकबर के नाम का एक आज्ञा पत्र दिया कि भैया आप भारत में जाइए और व्यापार करिए अकबर से पूछकर। चूँकि अभी ब्रिटेन वासियों को ये नहीं मालूम है कि अब अकबर नहीं है, अकबर के बाद अब अगला शासक कौन आएगा? आपका
जहांगीर, ठीक है ना। अकबर की मृत्यु के बाद कौन बनता है आपका अगला शासक, उनका पुत्र जहांगीर। लेकिन देखिए उस समय पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे आज व्हाट्सएप पे फेसबुक है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि यदि कोई दिल्ली में यदि कोई खत्म होता तो हमें यहाँ पता चल जाता है कि यार कोई व्यक्ति खत्म हो गया। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जेम्स फर्स्ट को नहीं मालूम था कि अकबर की मृत्यु हो गई है और अब शासक कौन है आपका जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस को बुलाया इन्होंने, जेम्स फर्स्ट ने, और हॉकिंस को ये बोला कि भाई आप भारत जाइए, मैं आपको एक आज्ञा पत्र देता हूँ अकबर के नाम का। आपको बता दूं कैप्टन हॉकिंस निकलता है, ये बात है आपको बता दूं 1608 की। 1608 में हॉकिंस निकलता है, एक जहाज़ है जिसका नाम है आपका हेक्टर, इस हेक्टर नामक जहाज़ में निकलता है। और आपको बता दूं ये आता कहाँ है, भारत। और भारत में कहाँ पर आता है, जहांगीर के दरबार पे। जहांगीर के पास आकर ये उन्हें आज्ञा पत्र देता है और बोलता है कि सर हमें व्यापार की अनुमति चाहिए। तो जहांगीर, चूँकि आपको बता दूँ ये जो हॉकिंस है इसे क्यों पहुंचाया गया था, मैं आपको इसके लिए 2 मिनट के लिए चर्चा करके बता दूं इसको क्यों पहुंचाया गया था। पहली बात तो आपको बता दूं ये दुभाषिया था। दुभाषिया से तात्पर्य ये है कि ये तुर्क, फारसी और अंग्रेजी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। इसके अलावा आपको बता दूं हॉकिंस मृदु स्वभाव का था, शांत स्वभाव का था, अपनी बातों पे दूसरों को लपेटना या फंसाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था। जहांगीर हॉकिंस से खुश हो गया। जब यह हॉकिंस से खुश हो गया तो इसे इसने बोला कि एक काम करिए, आप सूरत पर अपनी कोठी बनाइए। तब आपको बता दूं कैप्टन हॉकिंस ने 1608 में सूरत में अपनी पहली कोठी लगाना प्रारंभ किया, ठीक है, लगाना प्रारंभ किया है। आपको बता दूं जहांगीर के दरबार में पुर्तगाली भी थे और अरब भी थे। उन्हें भाई अपना कॉम्पिटिटर क्यों पसंद आता, तो उन्होंने जहांगीर के कान भर दिए। इससे क्या हुआ, जहांगीर ने जो अनुमति उन्हें दी थी कोठी लगाने की वो निरस्त कर दी, ठीक है। इसी बीच ये होता है कि भाई जो ये अंग्रेज हैं ये 1611 में मसूलीपट्टनम, जो कि आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ पर अपनी कोठी लगाते हैं, ठीक है ना, कोठी स्थापित कर ही लेते हैं। आपको अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आए कि अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण में पहली कोठी कहाँ पर लगाई गई, तो कहाँ पर है वो 1611 मसूलीपट्टनम पे। यदि क्वेश्चन ये आए कि अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ पर है, तो वो है कौन आपकी सूरत। हालांकि अभी बनी नहीं है, ठीक है ना, अब इसकी अनुमति क्या हो गई, निरस्त हो गई है, काम होते होते रुक गया। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटती है, आपको बता दूं ये घटना ये है कि 1612 में सूरत के स्वाली नामक स्थान पर एक अंग्रेज कैप्टन है, इनका नाम है वेस्ट। इन्होंने गजब का काम कर दिया। कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगाली सेनाओं को परास्त कर दिया। इस बात से जहांगीर बेहद ज़्यादा प्रभावित हुआ और जहांगीर ने 1612 में फिर से अनुमति दी कि भाई आप जो सूरत में अपनी कोठी बना रहे हैं इसको क्या करिए, आप फिर से काम चालू करिए। इस प्रकार आपको बता दूं 1613 में सूरत में कोठी बनकर तैयार हो गई। पहले कब बन रही थी आपकी, 1608 में, काम रुक गया, 1613 में बनकर तैयार हो गई, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बता दूं, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसके आगे चर्चा करते हैं। आपको बता दूं मैं कि जहांगीर ने, कैप्टन जो हॉकिंस आया था, इसे एक काम किया, इसे एक पद दिया। पद ये दिया कि कैप्टन हॉकिंस ने इसे 400 मनसब का मनसबदार बना दिया, ठीक है ना। आपको बता दूं ये जो मनसबदार जो शब्द है ये अकबर ने ईजाद किया, मतलब अकबर के शासन काल में आया था 1575 में, ठीक है। और ये जो मनसब शब्द है ये आपको बता दूं ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी, ठीक है। आपको बता दूं क्या किया जहांगीर ने, हॉकिंस को 400 मनसब का मनसबदार बना दिया। किसको बना दिया भाई, हॉकिंस को, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं मनसब एक सर्विस है जिसमें कोई भी शासक क्या करता था, किसी जिसे भी मनसब बनाता था उसे जागीर या ज़मीन देता था। उसके बदले में जब कभी भी कोई युद्ध होता था या कोई सहायता होती थी तो राजा जिस व्यक्ति को मनसब बनाता था उससे क्या करता था, वो अपनी सैन्य सहायताएं लेता था, ठीक है ना। आपको बता दूं जो हॉकिंस है, इस हॉकिंस ने ना केवल भाई अपनी सूरत में कोठी बनवाई, ना केवल मसूलीपट्टनम में बनवाई, इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो हॉकिंस ने भड़ोच में भी बनाई। ये भड़ोच आपको बता दूं गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद में भी बनवाई है,
अहमदाबाद के अतिरिक्त इन्होंने क्या बनाई है आपकी, आगरा में भी बनवाई है, ठीक है ना। तो कोठी केवल सूरत में नहीं है, मसूलीपट्टनम में नहीं है, भड़ोच जो गुजरात में भी है, अहमदाबाद जो गुजरात में भी है, और आगरा तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है ना। आपको बता दूं इसके बाद हॉकिंस भारत में 3 वर्ष और रहा, इसके बाद में वो वापस अपने देश इंग्लैंड चला गया, ठीक है। अभी आपको बता दूं अंग्रेज तो अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, उनका मन अभी लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इन्हें असली फ़ायदा तो शुरू हुआ ही नहीं ना मिलना, है कि नहीं। अब आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ी आगे चर्चाएं करता हूँ। अब आपको बता दूं हॉकिंस तो चले गए, अब इनके बाद में आपको बता दूं 1615 में एक नया व्यक्ति आते हैं, जो कि आपको बता दूं जहांगीर के दरबार पे ही आएंगे, और उनका नाम है आपका सर टॉमस रो। आपने नाम सुना होगा बाकायदा, सर टॉमस रो, ठीक है ना। चलिए 1615 में एक व्यक्ति आते हैं, सर टॉमस रो, ठीक है। ये भी आते हैं आपके जहांगीर के दरबार पे, और इन्होंने भी कोठियाँ बनाने और व्यापार करने की अनुमति मांगी, जहांगीर ने इन्हें आसानी से दे दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको बता दूं 1632 में एक गोलकुंडा है, ठीक है ना। गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया, और ये सुनहरा फरमान क्या था कि अंग्रेज जो भी हैं, आप आइए हमारे यहाँ और आप हमारे यहाँ के व्यापार करिए, मैं आपसे कोई भी कर नहीं लूँगा, बल्कि मैं आपसे क्या करूँगा, 500 पगोड़ा प्रतिवार्षिक लूँगा। आप समझ गए कि गोलकुंडा के शासक ने इन्हें बुलाया कि भाई आप हमारे यहाँ आइए और कर मुक्त व्यापार करिए। सुनहरा फरमान क्या था कि भैया कर मुक्त व्यापार, आइए आप हमारे यहाँ और क्या करिए, आप कर मुक्त व्यापार करिए। इसके बदले में आप हमें क्या दीजिए, 500 पगोड़ा। पगोड़ा मतलब आपको बता दूं स्वर्ण सिक्के, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें 1639 में चंद्रगिरी के जो राजा थे, इन्होंने क्या काम किया, अंग्रेजों को जो मद्रास है ये सब पट्टे पे दे दिया, ठीक है ना। मद्रास क्या किया, इन्हें पट्टे पर दे दिया। पट्टे कहिए या किराया कहिए, वैसे तो आप इसे पट्टा कहिए, कि इसे पट्टे पे दे दिया, ठीक है। और वो भी कितने में दिया आपको, मात्र 12,000 रुपये पे, ठीक है। अब यहाँ से अंग्रेजों को धीरे धीरे लाभ प्राप्त होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा, टैक्स बच रहा है, यहाँ पर भी इन्हें पट्टे पे दे दिया, अब आसानी से काम कर सक रहे हैं। आपको बता दूं अंग्रेजों ने मद्रास पे एक किला बनाया, इसका नाम है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूं मद्रास पे इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है। आपको ये बता दूं उस ज़माने पर फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था कि उत्पादन किया जाएगा। आपको बता दूं फैक्ट्री का मतलब था संग्रहण केंद्र, क्योंकि अंग्रेज अभी भारत आए हैं या पुर्तगाल भी भारत आए हैं, तो वो कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री खोला जरूर है, आज की फैक्ट्री और उस ज़माने की फैक्ट्री में अंतर है। अब क्या कर रहे हैं, केवल संग्रहण केंद्र कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं अब अंग्रेज यहाँ पर आ गए हैं, मद्रास भी आ गए हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, अंग्रेज आते हैं 1651 में, और आपको बता दूं ये पहुँचते कहाँ पर, आपके बंगाल पे। और बंगाल में आपको बता दूं ये क्या करते हैं, हुगली में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, या कोठी स्थापित करते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं ये पटना में भी अपनी कोठी स्थापित करते हैं। सबसे खास बात यह है कि हुगली और पटना पे डच भी हैं, ठीक है ना। अंग्रेजों से पहले कौन है, क्योंकि आगे यहाँ पे डच आ चुके हैं, ओके। इसके बाद में आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट घटना घटती है 1661 में। ये घटती है आपको बता दूं यूरोप में। ये होता है यूरोप में कि एक पुर्तगाली राजकुमारी होती है जिनका नाम है आपका कैथरीन। इन कैथरीन की जो शादी होती है वो आपको बता दूं ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाती है। अब अंग्रेज़ों का यहाँ पर क्या है, किस्मत साथ देगा धीरे धीरे। देखिए 1661 में यूरोप में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी किससे हो रही है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। आपको बता दूं यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो किस्मत है वो साथ देगा। क्यों साथ देगा, देखिए पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी की शादी अंग्रेजों से इसलिए करी क्योंकि पुर्तगाली दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे डच की अपेक्षा, डच मजबूत हो रहे थे। तो पुर्तगालियों को लगा कि भाई अंग्रेज क्या करेंगे, हमारा साथ देंगे। यही वजह है कि भाई इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी किससे कर दी, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। और
यहाँ पर एक फ़ायदा हो गया ब्रिटेन को कि इन्हें भाई बम्बई दहेज में मिल गया। अंग्रेज़ों को क्या किया, पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में दे दिया। ये आपको बता दूं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको बता दूं उस ज़माने पे बम्बई एक गांव रहा होगा, यकीन मानिए, लेकिन क्या था, उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जगह मिल गई थी। अभी यहाँ पर भी अपना व्यापार आसानी से प्रारंभ कर सकते थे। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा अब आगे चर्चाएँ करते हैं आपको। अब मैं लिए चलता हूँ थोड़ा सा आपका कलकत्ता की ओर। आपको बता दूं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा थोड़ा समझिएगा और इसके सारे फैक्ट्स बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आपसे कलकत्ता के लिए। कलकत्ता से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट्स और बता दूं कि एक पॉइंट है मेरे दिमाग में आया है, आमतौर पर ये किताबों पर नहीं मिलता है। आपको एक शब्द और पढ़ लेना है, लीवेंट कंपनी। बस 1 मिनट की चर्चा करूंगा मैं आपसे। लीवेंट कंपनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको बता दूं ये जो कंपनी थी ये 1593 में आई थी भारत, और सबसे ख़ास बात है ये आई थी स्थल मार्ग से, और इसे भी आज्ञा पत्र मिला था महारानी की तरफ से। तो कभी क्वेश्चन यदि आए कि भाई समुद्री मार्ग से व्यापार वाली कंपनी वाली कौन सी है आपकी, तो वही बाद में चल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, लेकिन स्थल मार्ग से कौन सी कंपनी आई है आपकी, लीवेंट कंपनी। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आपको मैंने बता दिया कि स्थल मार्ग से जो पहली ब्रिटिश कंपनी आई है व्यापार करने के लिए, उसका नाम है आपका लीवेंट कंपनी। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। ठीक है। देखिए अब चूंकि बम्बई दहेज में मिल गया है अंग्रेज़ों को, और अब अंग्रेज़ों की किस्मत यहाँ से चमकना प्रारंभ होगी। क्या होता है, जो चार्ल्स द्वितीय हैं ये क्या करते हैं, आपको बता दूं ये 1668 में जो ये बम्बई है इसे ये ईस्ट इंडीज़ कंपनी को दे देते हैं कि भैया ये बम्बई जो मुझे मिला है ये आप रखो। देखिए उस समय पर ईस्ट इंडीज़ कंपनी नहीं थी, ठीक है ना, ये तो बाद में नाम इसका परिवर्तन हुआ, जो मैं आपको सबसे आखिरी पे बताऊंगा। ओके। अब आपको बता दूं ये बम्बई उस समय बम्बई नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कस्बा या गांव ही रहा होगा। इस बम्बई जो नगर और जो बंदरगाह बनाया गया है, इसके जो रचयिता या जो निर्माण करता है वो हैं आपके गैरोल्ड आयंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, यदि कभी बम्बई के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, गैरोल्ड आयंगर। ठीक है। अब आपको बता दूं अब कंपनी जो है ये कलकत्ता की ओर ध्यान करती है। देखिए कलकत्ता उस समय था नहीं, ठीक है ना, लेकिन अभी हम बोलचाल की भाषा में से क्या बोलेंगे, कलकत्ता ही बोलेंगे, या फिर हम इसे कलकत्ता ना कहकर क्या कहते हैं, इसे बंगाल कहते हैं। ठीक है। आपको बता दूं उस समय पर बंगाल भारत का सबसे समृद्ध इलाका था। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल की ओर रुख करना प्रारंभ किया। ठीक है। आपको बता दूं जब अंग्रेज बंगाल की ओर आए उस समय पर यदि मैं चर्चा करूं तो लगभग 1658 की बात होगी, या अब भारत में जो शासक है वो कौन है आपका, औरंगजेब। ठीक है ना। अब भारत में किसका शासन है आपको बता दूं, मुगलों का शासन है, लेकिन मुगलों में हेड कौन है आपका, औरंगजेब। ठीक है। आपको बता दूं औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान जारी किया कि भैया अंग्रेज जो हैं वो आप क्या दोगे, जजिया कर दोगे, और जजिया कर कितना % दोगे आप, 1.5%। आपको बता दूं ये जो जजिया कर है ये एक धार्मिक कर है जो कि गैर मुस्लिमों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब अंग्रेजों ने जब ये सुना कि भाई औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि आप हमें जजिया कर दीजिए, तो अंग्रेजों ने सोचा यार कि हमें तो हर कोई कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे रहा है, फिर मुगलों ने कैसे हमसे कह दिया कि भाई आप हमें कर दीजिए। तो आपको बता दूं यहाँ पर एक घटना हो जाती है। एक अंग्रेज हैं जिनका नाम है आपका जॉन चाइल्ड। ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, जो बंगाल पे जो भाई मुगलों के जो केंद्र थे वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। मुगलों की जो भी रहे होंगे शासक या जो उनके भाई जूनियर कर्मचारी रहे होंगे या सैनिक रहे होंगे, उन्हें मारा पीटा और वहाँ पे क्या किया, लूटपाट करी।
अब क्या हुआ, जब औरंगजेब को ये बात पता चली तो आपको बता दूं 1686 में मुग़लों ने, जो मुग़ल सेना है, इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों पर धावा बोल दिया और अंग्रेज़ों के जहाँ जहाँ भी व्यापारिक केंद्र थे सब में लूटपाट कर ली, अंग्रेज़ों को वहाँ मारा पीटा और वहाँ से भगा दिया। और अंग्रेज़ों ने, आपको बता दूं, एक फुल्टा नामक एक द्वीप था, इस द्वीप में जाकर इन्होंने क्या किया, शरण लिया, तब जाकर ये बच पाए। अब आपको बता दूं, अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। अब चूँकि अंग्रेज़ अब भारत से चले गए हैं क्योंकि इन्हें मार पीट कर भगा दिया गया है। अब आपको बता दूं, यहाँ पर एक एंट्री होती है, वो है आपके सर जॉब चौरनॉक। ये दौड़े दौड़े जाते हैं औरंगजेब के पास, वहाँ पर जाकर क्षमा याचना करते हैं और औरंगजेब से कहते हैं जो गलतियाँ अब हुई हैं अभी भविष्य में नहीं होंगी। औरंगजेब भी मान जाता है, लेकिन औरंगजेब ने, आपको बता दूं, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है ना, कितने लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके एवज में अंग्रेजों को जो भी उनके व्यापारिक केंद्र छीने थे वो सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, अब आपको बता दूं, यहीं की बात है, 1698 में अजीमुल्सान, ये एक सूबेदार थे या बंगाल के शासक कहिए, इन्होंने, आपको बता दूं, अंग्रेजों को 3 गांव की जागीर दे दी। ठीक है, अंग्रेजों को 3 गांव दे दिया। वो गांव थे आपके सुतानती, कलिकाता और आपके गोविंदपुर, ये 3 गांव थे। ठीक है ना, तो किसने दिया, 1698 में अजीमुल्सान ने 3 गांव की जागीरदारी दे दी कि भी आप ये 3 गांवों पर अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको बता दूं, यहाँ सबसे खास बात है, ये जो कलिकाता है, ठीक है ना, यहीं पर आपको बता दूं अब एक इम्पॉर्टेंट किला, जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, या फिर आपको बता दूं, ये जो कलिकाता है ये भी पहले एक छोटा सा गांव ही रहा। ठीक है, यहीं पर 1700 में एक किला बनता जिसका नाम है आपका फोर्ट विलियम। ठीक है, और यही फोर्ट विलियम के आसपास में जो शहर बनता है, बसता है, वो कहलाता आपका क्या, कलकत्ता। ठीक है, और इस कलकत्ता के जो संस्थापक हैं वो आपको बता दूं, वो हैं आपके कौन, जॉब चौरनॉक। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट शख्स है, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है ना, अब गौर किया जाए थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर आपको मैप बना दूँ थोड़ा समझने के लिए, तो देखिए, अब अंग्रेज मद्रास में भी हैं, अब अंग्रेज बम्बई में भी हैं, और अब अंग्रेज कहाँ गए, आपके कलकत्ता में भी आ गए। इसका मतलब ये है कि अब जो है अंग्रेज 3 दिशाओं से भारत को कंट्रोल कर रहे हैं। केवल कहाँ छूट गया अपना, दिल्ली। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दिल्ली में किसका शासन है, मुगलों का शासन है। लेकिन अब यहाँ पर एक घटना घटती है, और वो घटना ये है आपकी कि 1707 में आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आपको बता दूं, औरंगजेब ही मुगलों का अंतिम योग्य शासक था, जिसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया है। ठीक है, अब इसके बाद के जितने भी शासक हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, आपके अयोग्य हैं। ओके, एक चर्चा और कर लूँ मैं आपको कि जो फोर्ट विलियम का हमेशा पहला शासक पूछा जाता है, तो आप चार्ल्स आयर, ये आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कभी पूछा जाए कि फोर्ट विलियम का पहला शासक कौन है, तो कौन है वो आपका चार्ल्स आयर। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद के जितने भी शासक आते हैं आपको पता है वो सारे के सारे कैसे हैं, अयोग्य हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, एक 1713 में एक नया बादशाह आता है, फर्रुखसियार। ठीक है, आपको बता दूं ये 1713 से लेकर 1719 के आसपास तक ही शासन करता है। अगर मैं कहूँ आपसे तो एक बात कहना बहुत उचित होगा कि जो फर्रुखसियार शासक बना था ना, ये अंग्रेज़ों के लिए ही बना था। इसके बनने से अंग्रेज़ों की किस्मत और तेज़ी से चमक गई और वो और तेज़ी से भारत में अपना व्यापार चालू कर दिया। व्यापार क्या, उन्होंने तो भारत को एक प्रकार से लूटना ही चालू कर दिया। उसका रीज़न ये था कि देखिए, फर्रुखसियार जब शासन बना तो फर्रुखसियार के समय पे 1715 पे एक जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल भारत आया, जिसमें
हैमिल्टन नामक एक सर्जन थी, ठीक है ना, जो सर्जरी किया करते थे, और एक आपको बता दूं ख्वाजा सेहुर्द करके, ये आपको बता दूं जो सेहुर्द थे ये एक दुभाषिया था। दुभाषिया का अर्थात आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को, भाई जैसे कोई अगर इंग्लिश बोलना नहीं जानता है तो ये जानते थे इंग्लिश बोलना, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो ये मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते थे, ठीक है ना। ये आए भाई किनके दरबार पे आए, फर्रुखसियार के दरबार पे आए। उस समय पे फर्रुखसियार बहुत गंभीर अवस्था में था, उसे कोई फोड़ा हो गया था ऐसा कहते हैं, एक गंभीर फोड़ा हो गया था, वो जानलेवा हो गया था। आपको बता दूं फर्रुखसियार बहुत मुसीबत में था, लेकिन हैमिल्टन ने जो एक सर्जन थे, इन्होंने फर्रुखसियार की क्या कर दी, सर्जरी कर दी और फोड़ा ठीक हो गया और फर्रुखसियार भी ठीक हो गया। इससे फर्रुखसियार बेहद ज़्यादा खुश हो गया और उन्होंने जॉन सरमन को कुछ सहूलियतें भी प्रदान करी। वो सहूलियतें कुछ इस प्रकार हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कुछ सहूलियतें दी कि भाई सबसे पहले तो आप, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बता देता हूँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगहों पर आप व्यापार करिए, कर मुक्त, कोई कर नहीं देना है, बस आपको क्या करना है 3000 रुपये वार्षिक देना है, कोई कर नहीं, सिर्फ 3000 रुपये एक बार एक मुश्त दीजिए। कलकत्ता के आसपास की सारी ज़मीन ठेके पर दे दी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने जो सूरत है, इस सूरत में बोला कि भाई जाइए व्यापार करिए, कर मुक्त व्यापार करिए, सिर्फ क्या करना है आपको, मुझे 10,000 रुपये क्या करना है, आप मुझे वार्षिक दीजिए। देखिए कितनी सारी सहूलियतें, कर को माफ़ कर देना ही तो असली कमाई है। फिर चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट कि अंग्रेज़ों ने जो बम्बई में टकसाल लगाई थी, टकसाल मतलब आप जानते हैं जहाँ पर सिक्के गढ़े जाते हैं, और कौन से सिक्के गढ़ रहे थे अंग्रेज, तांबे और चांदी के। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि जो मुग़ल शासक है फर्रुखसियार, इन्होंने अंग्रेज़ों को बोला कि आपने जो बम्बई में टकसाल लगाई है तांबे और चांदी की, जो सिक्के आप बन रहे हैं, इन सिक्कों को मैं मान्यता देता हूँ अपनी मुग़ल सल्तनत में। आप समझ गए कि भाई फर्रुखसियार ने बोल दिया कि जो आप सिक्के चला रहे हैं वो पूरे मुग़ल सल्तनत में चलेंगे, मैं मान्यता देता हूँ। तो इसमें तो अंग्रेज़ों की बल्ले बल्ले हो गई। कैसे, जैसे सपोज दैट आप अपने घर में नोट छापें, भारत सरकार आपको बोल दे कि भैया जो नोट आप छाप रहे हो वो मान्यता देता हूँ उन्हें, तो आप सोचिए आप तो रातों रात अमीर बनते चले जाएंगे। तो आपको बता दूं ये 4 जो सहूलियतें मिली, इनसे अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया। आपको बता दूं ख़ास तौर से ये जो सहूलियत मिली है, इसे एक ओर्म्स नामक एक जो साहित्यकार हैं या इतिहासकार हैं, ये इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है इन्होंने। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र, कि अंग्रेज़ों को क्या मिला है, ये एक मैग्ना कार्टा मतलब क्या मिल गया अंग्रेज़ों को, एक महाधिकार पत्र मिल गया। ठीक है ना। अब आपको बता दूं मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने आपको अंग्रेज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा और करता हूँ आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना है। देखिए आपको तो पता है कि एक वो कंपनी है जो एलिजाबेथ फर्स्ट ने भारत पहुंचाई है, क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बाद में बनती है, ठीक है ना। दूसरी जो कंपनी है आपको बता दूं एक न्यू कंपनी है, ठीक है। एक तीसरी जो कंपनी है वो है आपकी विलियम थर्ड के द्वारा बनाई हुई, ठीक है। ये तीनों कंपनियां 1708 में एक हो जाती हैं, ठीक है। और 1708 में जब एक हो जाती है तो ये कंपनी बन जाती है आपकी यूनाइटेड मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिस, ठीक है। ये 1708 में ये 3 कंपनियां पहले थी, 1708 में कन्वर्ट होकर क्या बन गई ये। इसके बाद में आपको बता दूं 1833 के अधिनियम के तहत ये जो कंपनी है ये क्या कहलाने लगी आपकी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना।
अब आज मैंने आपसे अंग्रेज़ों के बारे में काफ़ी चर्चाएं कर ली हैं। अभी हमें अंग्रेज़ों के बारे में और पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जो है अब 200 साल तक राज करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये अंग्रेज़ों का आगमन के बारे में आज मैंने आपको बताया हूँ कि अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तो उन्होंने क्या है स्टार्टिंग अपना शुरुआत करी है। अब इसके बाद में जब वो बंगाल में आगे बढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि भाई प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के बाद में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के बाद में ही अंग्रेज पूरी तरह से भारत में छा जाते हैं और हमें कितने सालों तक गुलाम बना के रखते हैं? 200 सालों तक। ठीक है ना। तो आज की जो मैंने चर्चा की है केवल भारत में अंग्रेज़ों के आगमन पर उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया है। ठीक है, आपको मैं वो बता दूं, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर ये बताएं कि मेरा ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा नहीं भी लगा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, क्योंकि मेरे से जो भी गलती होगी मैं इसमें सुधार करूंगा और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। अब जो मेरा कल का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। चलिए ठीक है, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।